दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण। न्यूनीकरण के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर हम कितने सवाल लेंगे, 300 सवाल लेंगे और जो हार्ड वाले होंगे मतलब अगर पेपर हार्ड में गया तो फिर कैसा क्या करेंगे तो देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो आपका बात कर लेते हैं, या 23 दिसंबर याद रखना, 23 दिसंबर 2005 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसमें कुल आपका इस अधिनियम में कुल 11 अध्याय हो जाते हैं और 79 धाराएं हो जाती हैं। ठीक है, 70 यानी 11 अध्याय और आपका 79 धाराएं हो जाती हैं। कितने, फिर से याद करो, कितनी, 11 धारा, 11 अध्याय हो जाएंगे, अध्याय और 79 धाराएं हो जाएंगी। ठीक है, धाराएं हो जाएंगी। आपदा आपदा की वैधानिक परिभाषा जो है अधिनियम की धारा 2D के तहत आपदा को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि केवल आपदा के बाद राहत देना नहीं, बल्कि आपदा पूर्व न्यूनीकरण न्यूनीकरण फिर आपका तैयारी, फिर आपका क्षमता निर्माण पर वैधानिक जोर देना। ठीक है, त्रिस्तरीय ढांचा दिया गया है इसमें, आपका एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए। ठीक है, एनडीआरएफ जो फंड बनाया गया है आपका धारा 46 के तहत बनाया गया है। ठीक है, और इसका प्रबंधन कौन करता है, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति करती है। और एनडीआरएफ अगर बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि जो है वो राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि, अच्छा, और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि जो है वो आपका एनडीआरएफ, वो एनडीएमएफ, अच्छा, मिटिगेशन फंड, वो थोड़ा सा अंतर है, मिटिगेशन हो जाएगा तो 47 एनडीआरएफ राहत के लिए, जबकि एनडीआरएफ राहत के लिए है, जबकि एनडीएमएफ जो है एनडीएमए आपदा रोकने के लिए प्रयासों के लिए किया गया है। ठीक है, तो याद रखना मिटिगेशन वाला 47 में है, धारा आपकी 47 में सॉरी दोस्तों। दंड का प्रावधान जो आपका अधिनियम के अध्याय 10 में अध्याय 11 है, तो उसमें 10वें वाले अध्याय में धारा 51 से 60 में आपदा के दौरान सरकारी आदेशों की अवहेलना, झूठी चेतावनी, इसके लिए बनाया गया है। एनडीएमए का गठन धारा 3 के तहत किया गया है। एनडीएमए के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसमें अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। एनडीएमए का उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का मंत्री उपाध्यक्ष जो होता है ना, कैबिनेट मंत्री का, और अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति जो होती है एनडीएमए की सहायता के लिए धारा 8 के तहत एनईसी का गठन होता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह सचिव होते हैं और गृह मंत्री नहीं होते हैं, गृह सचिव होते हैं भाई साहब। ठीक है, और एनसीएमसी क्या है, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति क्या है, तो एनडीएमए से अलग एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति है। इसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं, याद रखना ये यानी एनसीएमसी क्या है, एनसीएमसी मतलब आपका राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति। ठीक है, एनडीएमए से एक अलग उच्चाधिकार प्राप्त समिति है, जो आपका कैबिनेट सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अच्छा, एसडीएमए का गठन आपका अधिनियम की धारा 14 के तहत, इसके पदेन जो आपका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, अधिकतम सदस्य 8 हो सकते हैं स्टेट वाले में। ठीक है, उसमें कितने हो, इसमें कितने थे भाई, इसमें कितने थे, 9 सदस्य थे एनडीएमए में। इसमें एसडीएमए में 8 सदस्य, अधिकतम सदस्य 8, अधिकतम 8 अन्य सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या था यार, थोड़ा अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष के अलावा। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अधिकतम 8 अन्य सदस्य हो सकते हैं, अच्छा, उसके अलावा। ठीक है, ओके। राज्य कार्यकारी समिति है, इसका भी आपका मुख्य सचिव अधिकारी अध्यक्ष होता है। जिला आपदा प्रबंधन का गठन धारा 25 के तहत हुआ है। ठीक है, और जिला मजिस्ट्रेट इसका अध्यक्ष होता है डीडीएमए का। ठीक है, डीडीएमए का सह अध्यक्ष जो होता है ना, जिले के स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। ठीक है, निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। ठीक है, निर्वाचित प्रतिनिधि हो जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में जो डीडीएमए है, ये आपका ये क्या है, यहाँ पर संविधान की 6ठी अनुसूची वाले जनजातीय क्षेत्रों में जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य इसका सह अध्यक्ष होता है, इसका सह अध्यक्ष होता है। अच्छा, एनडीआरएफ जो है वो आपका एनडीआरएफ जो धारा 44 के तहत हो जाती है, एक रेस्पॉन्स टीम हो जाती है।
एनडीआरएफ का स्वरूप कैसा होता है? यह कोई स्वतंत्र नई पुलिस फोर्स नहीं है, बल्कि यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल से प्रतिनियुक्ति पर जवान यानी आए जवानों से बनती है। वर्तमान में 16 बटालियन है, जिसमें 1149 जवान हैं। ठीक है, ये भी इसमें लिखा गया है। एनडीआरएफ की 4 बटालियनों को विशेष रूप से एसबीआरएन मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। तो कितनी? 4 बटालियन को ठीक है। किसके लिए? सीबीआरएन मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और आपका न्यूक्लियर वाला से बचाने के लिए, आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया। एनडीआरएफ यूपी में एनडीआरएफ की 11वीं बटालियन का मुख्यालय भाई साहब वाराणसी में है। ये भी अच्छा सवाल है। इसके अलावा 8वीं जो बटालियन का बेस है गाजियाबाद में। ठीक है, बेस है गाजियाबाद में। और अगर आप पूछे 11वीं बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये वाराणसी में हो जाता है। 11वीं बटालियन जो है, बटालियन का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई साहब? तो 11वीं बटालियन का हेडक्वार्टर अपने वाराणसी में है, वाराणसी में हो जाता है। कितने? 16 बटालियन है ना कुछ। ठीक है। एनआईडीएम मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, इसका गठन अधिनियम 42 के धारा 42 के तहत किया गया है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में शोध और प्रशिक्षण देना होता है। ठीक है, किसका? एनआईडीएम का, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। आपदा के नोडल मंत्रालय देख लेते हैं। जैसे भूकंप और सुनामी कौन बताएगा? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बताएगा। बाढ़ जो है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, चक्रवात पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, और आईएमडी के माध्यम से जैविक आपदाएं महामारी जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, ये याद रखना, जैविक आपदाएं और महामारी। ठीक है, रासायनिक आपदाएं पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नाभिकीय रेडियोलॉजिकल आपदाएं जो है वो परमाणु ऊर्जा विभाग देखता है। ठीक है, नाभिकीय और रेडियोलॉजिकल। सूखा है किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय सूखा। रेलवे दुर्घटनाएं रेल मंत्रालय। हवाई दुर्घटनाएं नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और अन्य सभी जैसे भूकंप, हिमस्खलन और आपका ये जो ये चीजें हैं वो आपका गृह मंत्रालय देखता है। गैर परंपरागत सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? गैर पारंपरिक सुरक्षा का अर्थ होता है जब देश या नागरिकों की सुरक्षा को सेनाओं या युद्ध से नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन या महामारी जैसे साइबर हमले और संसाधनों की कमी से खतरा होता है, उसे हम गैर पारंपरिक सुरक्षा कहते हैं। ठीक है, जैविक आतंकवाद क्या है? तो एंथ्रेक्स जैसे आपका इबोला कृत्रिम रूप से बनाए गए वायरस का हथियार के रूप में प्रयोग। भारत में इससे निपटने के लिए गाइडलाइन एनडीएमए ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर जारी की है। महामारी जो है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के साथ साथ भारत में महामारी अधिनियम 1897 जो एंडेमिक वाला है ना भाई साहब, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 का उपयोग गैर पारंपरिक जैविक खतरों को रोकने के लिए 1897 वाला है। ठीक है, कोविड-19 के दौरान यूज करा गया। साइबर सुरक्षा एवं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या है? पावर ग्रिड, परमाणु संयंत्रों तथा बैंकिंग प्रणाली पर साइबर सुरक्षा। इसके लिए एनसीआईआईपीसी और सर्ट इन नोडल मंत्रालय हो जाता है। ठीक है, साइबर सुरक्षा के लिए। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होती है? जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों झीलों का अचानक फटना। जैसे सिक्किम में लहोनक झील। अच्छा, चमोली आपदा, यह एक प्रमुख गैर पारंपरिक शुभेद्यता है। अच्छा, ओके, आगे देख लेते हैं। विश्व स्तर पर प्रयास एवं संध्या तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक जो है ये भी सवाल बना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1990 से 99 के दशक को आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित किया था। ठीक है, 1990 से 99 को। योकोहामा जो रणनीति है 1994 की है। जापान के योकोहामा में पहला विश्व सम्मेलन हुआ था। यहीं से आपदा के बाद की राहत से ध्यान हटाकर आपदा पूर्व तैयारी पर जोर दिया। अच्छा, पहले क्या था कि यहाँ पे था कि आपदा से कह रहा, आपदा के बाद की राहत से ध्यान हटाकर आपदा पूर्व तैयारी पर जोर दिया गया। योकोहामा रणनीति। योकोहामा कहाँ का है? जापान का। ठीक है, 1994।
हेगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से 2015 तक के लिए लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों और समुदायों को ये आपदाओं से निपटने की क्षमता बढ़ाना। ठीक है। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है? ये आपका वर्तमान में लागू है, 2015 से 2030 तक के लिए है। सेंडाई फ्रेमवर्क के भाई साहब कितने चार प्राथमिकताएं हैं और 7 वैश्विक लक्ष्य हो जाते हैं। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, याद रखना। अगला, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, सीडीआरआई। ये देखो भारत का है, इम्पोर्टेंट है। सीडीआरआई जो 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्य सम्मेलन न्यूयॉर्क में लॉन्च की गई एक वैश्विक पहल है और प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च करी थी। ठीक है, कब? 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ठीक है। सीडीआरआई का मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाता है और या नई दिल्ली में हो जाता है और 2019 की बात है। ठीक है। और ये यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट जो हो रही थी ना न्यूयॉर्क में, तो मोदी जी ने ये गए थे वहाँ पे, इन्होंने सीडीआरआई का कॉन्सेप्ट दिया था, आपदा मतलब आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन। अच्छा, यूएनडीआरआर ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय जो है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाता है। यूएनआईएसडीआर था पहले, अच्छा इसका नाम। ठीक है, यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है। सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है 2004 की सुनामी के बाद भारत ने इनक्वाइस यानी हैदराबाद में 2007 में अपनी उन्नत सुनामी चेतावनी केंद्र स्थापित किया, जो वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम में से एक है। भाई साहब, वो को मजा आ गई। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के तहत 2015 से 2030 के तहत भारत ने कौन सा नया संस्थान वैश्विक स्तर पर प्रकाशित किया? तो सीडीआरआई, याद रखना। तो कोलिजन फॉर डिजास्टर रेसिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, 2019 में दिया था इन्होंने कॉन्सेप्ट। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के। ठीक है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? तो जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और स्थानीय निकाय का निर्वाचित प्रतिनिधि संयुक्त रूप से करता है। अच्छा, कह रहा है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? तो जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय निकाय का निर्वाचित प्रतिनिधि संयुक्त रूप से करता है। ठीक है। राष्ट्रीय संकट, अगला राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति जो है ना, का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। ये अभी जस्ट ऊपर हम पढ़ रहे थे। ठीक है। अगला है, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में लागू हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ, चलिए भाई साहब आगे देख लेते हैं। कहला गया आपदा जोखिम जो आपका है आपदा जोखिम प्रबंधन कोष जो है डिजास्टर रेजिलेंस मिटिगेशन फंड। अच्छा, 15वें वित्त आयोग जो एनके सिंह समिति की सिफारिश पर सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एनडीआरएमएफ और एसडीआरएमएफ का गठन किया है। अच्छा, अगला सवाल है, फंड का जो फार्मूला है, नया फार्मूला क्या करा गया है? आपदा प्रबंधन 80% हिस्सा आपदा मोचन यानी कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए हो जाएगा। अच्छा, और 20% हिस्सा आपदा न्यूनीकरण यानी कि एनडीएमएफ और एसडीएमएफ के लिए, ताकि आपदा आने से पहले ही बचाव के लिए कार्य किया जा सके। अच्छा, और एनडीआरएफ वगैरह जो है एसडीआरएफ उनके लिए 80% दिया गया। एसडीआरएफ जो स्टेट वाला होता है उसमें आपका राज्य सरकारों का जो हिस्सेदारी होती है 75-25, मतलब नहीं, केंद्र का और राज्य का होता है 25% हिस्सेदारी। पूर्वोत्तर राज्यों में 90-10 का होता है। ठीक है। क्षमता निर्माण अगर बात कर लेते हैं, मोचन और फंड के 80% हिस्से में 10% राशि विशेष रूप से आपदा पूर्व तैयारी और चेतावनी के लिए किया गया है। ठीक है। ओके, भूकंपीय क्षेत्र देख लेते हैं। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत में 4 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा है। ठीक है। और यहाँ पर अब जोन 1 तो है नहीं, 2, 3, 4 और 5 है। ठीक है। सर्वाधिक जो संवेदनशील जोन आपका 5 है, जो पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ कारण, उत्तर बिहार और अंडमान निकोबार इसमें आते हैं। ठीक है। अति उच्चम जोखिम में सुभेद्यता, चक्रवात सुभेद्यता क्या है? भारत की लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा का लगभग 8% हिस्सा चक्रवातों के प्रति संवेदनशील है। पूर्वी तट जैसे आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल पश्चिमी तट की तुलना में चक्रवातों के प्रति अधिक सुभेद्य हैं। अच्छा,
अगला है राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना, जो यह है जो आपका विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। प्रशमन परियोजना, ओके। बाढ़ सुविधता, बाढ़ राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार भारत का लगभग 12% भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो आपका बाढ़ से प्रभावित है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये भी बना था कि आईएमडी की चेतावनी अगर आती है ना, तो मौसम विभाग चक्रवातों भारी बारिश के कलर जो हैं, जैसे येलो कलर आता है तो अपडेट रहें। अच्छा, ऑरेंज कलर आता है नारंगी मतलब तैयार रहें। ओहो, और लाल है जैसे कार्रवाई करें, ठीक है। लाल है जैसे कार्रवाई करें, नारंगी ऑरेंज वाला है तैयार रहें, और येलो आ जाए तो अपडेट रहें, ठीक है, अपडेट रहें। अच्छा, उत्तर प्रदेश एसडीएमए जो आपका उत्तर प्रदेश स्टेट जो आपका आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में हो जाता है, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। राहत आयुक्त अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपदाओं के दौरान नोडल अधिकारी राहत आयुक्त होता है, जो राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। अच्छा, अगला एसडीआरएफ जो है वो आपका यूपी राज्य आपदा मोचन बल का गठन एनडीआरएफ की तर्ज पर किया गया है। इसमें जवानों को मुख्य रूप से पीएससी और यूपी पुलिस से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है। अच्छा, बाढ़ अगर बात कर लेते हैं तो यूपी में जो बाढ़ आती है पूर्वी यूपी में आती है, जो आपका गोरखपुर देवरिया बलिया में आती है। घाघरा और राप्ती गंडक नदियों के कारण आती है। घाघरा राप्ती गंडक ये सब बिहार से, बिहार और बॉर्डर लगता है ना, बिहार और यूपी का बॉर्डर यही बनाती है नदियाँ, ठीक है। सूखा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में महोबा हमीरपुर और झांसी, ठीक है, महोबा हमीरपुर झांसी। भूकंप जो आता है तराई बेल्ट में आता है, नेपाल जिले से नेपाल सीमा से सटे, और एनसीआर क्षेत्र में है जो भूकंपी जोन 4 में आते हैं। अच्छा, लू जो है मई जून में पूरा मैदानी इलाके में आती है, बिल्कुल। और दामिनी क्या है, ये सवाल उस दिन कर रहे थे, एक पूछा गया था। आकाशीय बिजली जो है गिरने के 30 से 40 मिनट पहले चेतावनी देने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और आईआईटीएम आईआईटीएम पुणे जो है ना, आईआईटी पुणे द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो यानी पुणे और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ये विकसित करा गया। 30 से 40 मिनट पहले आकाशीय बिजली अगर आती है, दामिनी ऐप लॉन्च करा गया है। यूपी और बिहार में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। सीबीआरएन क्या है? ये तो अभी ऊपर भी पढ़ा था ना हमने, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर, जो रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु आपदाएं या आधुनिक गैर पारंपरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है। BSL-4 लैब क्या है? तो जैविक आपदाओं जैसे खतरनाक वायरस से निपटने और वैक्सीन बनाने के लिए भारत में बायोसेफ्टी लेवल 4, अच्छा, बायोसेफ्टी लेवल 4 BSL का मान मतलब है। और सर्वोच्च लैब जो है NIV मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है, याद रखना है इसको। ये रही ना बात, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में स्थित है, ठीक है। INES स्केल क्या है? तो परमाणु अंतर्राष्ट्रीय परमाणु और रेडियोलॉजिकल घटना पैमाना, ठीक है। ये INES ये क्या है? इंटरनेशनल न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल। परमाणु आपदाओं को मापने के लिए 7 यानी 7 लेयर होते हैं, और जो केवल लेवल 7 सबसे खतरनाक हो, जैसे चेरनोबिल। अच्छा, यूपी स्पाइडर क्या है? तो ये आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना के लिए संयुक्त राष्ट्र का मंच है। ओहो, यूपी स्पाइडर, ठीक है। आपदा मित्र योजना क्या है? तो यह एनडीएमए की एक केंद्रीय योजना है, जिसके तहत देश के बाढ़ या भूकंप प्रवण क्षेत्रों में सामान्य नागरिकों यानी स्वयं सेवकों की आपदा प्रतिक्रिया का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। कोप कॉप क्या है? तो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल मतलब एनडीएमए और दूरसंचार विभाग का एक सिस्टम, जिसके तहत किसी क्षेत्र में आपदा आने से पहले सभी मोबाइल फोनों पर एक साथ इमरजेंसी सायरन और फ्लैश एसएमएस भेजा जाता है। हो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। इनक्वाइज जो है ये आपका भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में है, और यहीं पर भारत का अत्याधुनिक सुनामी से पूर्व चेतावनी केंद्र भी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ सवाल। कह रहा है 15वें वित्त आयोग ने आपदा न्यूनीकरण के लिए अलग से फंड की सिफारिश की है। हाँ जी, की है।
आपदाओं के आने के बाद राहत होने से बेहतर है कि आपदा के जोखिम को कम करने के लिए आप आधारभूत ढांचे में पहले ही निवेश किया जाए। तो दोनों सही हैं, यही तो क्या है उन्होंने, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, इनक्वाइस जो है हैदराबाद में इसका हो जाता है, ठीक है, हैदराबाद में। एनआईडीएम का नई दिल्ली में, आपदा प्रबंधन से प्रशिक्षण जो है एनआईडीएम, ठीक है। सीडीआरआई का नई दिल्ली में, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना सीडीआरआई। एनआईवी मतलब है पुणे जैविक आपदा वायरस अनुसंधान, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी, ऐसे कहीं पर था, अभी पढ़ा गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजिकल पुणे में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से सबसे कम संवेदनशील है? तो बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, वहाँ यार कैसे भूकंप आएगा। अंतरिक्ष मौसम आपदाएं क्या हैं? तो सूर्य से निकलने वाले भूचुंबकीय तूफानों के कारण पृथ्वी की संचार प्रणालियों और पावर ग्रिडों का ठप हो जाना एक गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरा हो जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं। चलिए भाई साहब, हम लोगों ने कितने करे हैं? 67 सवाल कर चुके हैं, ठीक है। चलिए कुछ सवाल और देख लेते हैं। जैसे आपका है, कह रहा है महामारी रोग अधिनियम कब आता? 1897 में है। कब बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था, मुंबई में आ गई थी ना ब्यू ब्यूफोनिक प्लेग से निपटने के लिए 1890 में। तब ये आया था, तो अभी 97 में इन्होंने बनाया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि धारा 3 जो है दंड का प्रावधान करता है, मतलब क्या है, इस अधिनियम के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता जो है, अच्छा, बीएनएस जो है वो पूर्व में आईपीसी की धारा 188 के तहत लोक सेवक के आदेश की अवहेलना पर मुकदमा दर्ज होता है। अच्छा, अब तो बीएनएस की धारा है, ठीक है। संशोधन कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए इसमें संशोधन किया गया। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। हो, अधिकतम 7 साल की सजा हो जाएगी। अच्छा, जब जा रहे थे ना ये लोग, जैसे टीका लगाना था, अच्छा। जैविक हथियार सम्मेलन 1972 में होता है, और यह जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास और उत्पादन एवं भंडार को प्रतिबंधित करने वाली पहली बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण संधि हो जाती है। इसका हस्ताक्षर करता है भाई साहब, ठीक है। CWC मतलब रासायनिक हथियार सम्मेलन 1993 में हुआ। भारत ने इसे लागू करने के लिए रासायनिक हथियार सम्मेलन 2000 अधिनियम में पारित करा, ठीक है। अच्छा, रासायनिक हथियार सम्मेलन 1993 में हुआ, और भारत ने भी रासायनिक हथियार सम्मेलन अधिनियम 2000 पारित करा। रासायनिक हथियार निषेध संगठन जो है वो आपका ERWC सीधे संधि को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका रासायनिक हथियार निषेध संगठन हेग में है, ठीक है। ओहो, और 2013 में इसे ना शांति का नोबेल भी पुरस्कार मिला है। वो भाई साहब, जूनोटिक बीमारियां क्या हैं? जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियां, जैसे कोविड-19, निपाह, इबोला, जीका, ठीक है। और ये वर्तमान में गैर पारंपरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जाते हैं। नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 यानी 1962 के चीन युद्ध के बाद नागरिक सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या अधिनियम आया? नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 आया। 62 में युद्ध हुआ उसके बाद, ठीक है। किसी किसी शत्रु हमले या आपदा के दौरान जनधन की हानि को कम करना, और लोगों का मनोबल बनाए रखना, और औद्योगिक उत्पादन को सुचारू रखना। महानिदेशालय अग्नि सेवा नागरिक सुरक्षा होमगार्ड महानिदेशालय केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। होम गार्ड्स का गठन ये आपका होमगार्ड्स एक स्वैच्छिक बल है, जिसे पहली बार दिसंबर 1962 में पुलिस के सहायक बल के रूप में स्थापित करा गया। 1962 में। फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्या होता है? किसी भी आपदा यानी भूकंप, बाढ़, रेल दुर्घटना में स्थानीय समुदाय या नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक होमगार्ड्स की प्रथम प्रतिक्रियात्मक होता है, और एसडीआरएफ बाद में पहुंचती है। अच्छा, ये तो बाद में पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान भाई साहब लखनऊ में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान। सर्ट वाला जो आपका है ना, सर्टिन, ये आपका यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करती है, और इसका नोडल एजेंसी हो जाती है। गठन 2004 में सर्ट वाली। अच्छा, अगला देखो देखो भाई, I4C क्या है? I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम
कोऑर्डिनेशन सेंटर, अच्छा तभी I4C लिखा है। यह गृह मंत्रालय की एक पहल है और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल हो जाता है। शहरी बाढ़ अगर बात कर लेते हैं, एनडीएमए ने 2010 में शहरी बाढ़ को नदी की बाढ़ से अलग एक स्वतंत्र आपदा माना है। ओहो, 2010 में। और खराब जल निकासी और कंक्रीटाइजेशन और आर्द्र भूमियों का अतिक्रमण, ठीक है। अच्छा, हीट एक्शन प्लान, ये आपका भारत में लू होने वाली मौतों को रोकने के लिए सबसे पहला हीट एक्शन प्लान अहमदाबाद गुजरात ने लागू करा, ठीक है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो है, जलवायु परिवर्तन से हिमालयी ग्लेशियर पिघल रहे हैं और झीलें बन रही हैं। अच्छा, झीलें बन रही हैं। जब ये झीलें फटती हैं तो जैसे 2023 में सिक्किम की लोनक झील तो लोनक झील आपको पता होना चाहिए, लोहोनक झील कहाँ पर, सिक्किम में है, ठीक है। अगला, फॉरेस्ट फायर यानी जंगल की आग क्या है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो आपका है ना देहरादून वाला, तो जंगलों की आग के रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए फास्ट यानी फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करता है। याद रखना ये, ठीक है। फास्ट का इस्तेमाल करता है, फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम का यूज करता है, और जो नासा के सैटेलाइट्स मोइडिस और SNPP वायरस के डेटा पर आधारित है। सुनामी रेडी प्रोग्राम, ये क्या है, यह यूनेस्को IOC की एक पहल है। भारत में उड़ीसा के 2 गांव वेंकटरायपुर और नोलियाहाइसी हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी रेडी टैग पाने वाले पहले समुदाय बने थे। सुनामी रेडी प्रोग्राम ये यूनेस्को का है, ठीक है, या IOC की पहल है, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा के 2 गांवों को दिया गया है ये, ठीक है, ठीक है। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, EW फॉर ऑल, ये क्या है, तो यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव की एक वैश्विक पहल है। इसका लक्ष्य है कि 2027 तक के अंत तक पृथ्वी पर हर व्यक्ति प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के दायरे में सुरक्षित हो। अच्छा, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, ये संयुक्त राष्ट्र की पहल है, ठीक है। और 2027 तक सब लोग मतलब अलर्ट सिस्टम में आ जाएं, उनको पास पहुंच जाए अलर्ट। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच UNDRR हो जाता है, यानी जो है संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, जो हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, वैश्विक मंच है, ठीक है। UNDRR। अच्छा, आगे देख लेते हैं यहाँ पर। कह रहा है भारत में जैविक आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय कौन है, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हो जाता है, ठीक है। अगला है यहाँ पर सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 30 के लिए पहले आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए कौन सा सेंडाई फ्रेमवर्क, तो ह्यूगो वाला लागू था ना 5 से 15 के लिए, ठीक है। सुनामी प्रौद्योगिकियों अधिनियम 2000 की धारा साइबर आतंकवाद के लिए हाँ, ये सवाल, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो 2000 की है ना, कौन सी धारा साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान करती है, तो 66 का F, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शहर में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि NDMA का अध्यक्ष प्रधान गृह मंत्री होता है, अरे नहीं यार, प्रधानमंत्री होता है ना। SDRF का खर्च पूरी तरीके से राज्य, अरे नहीं, ये भी गलत है, दोनों गलत है, ठीक है। चलो ओके, 75-25 का रेशियो होता है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किस मोबाइल ऐप को आकाशीय बिजली के, तो दामिनी ऐप भाई साहब, ठीक है, दामिनी ऐप। विश्व जोखिम सूचकांक जो आपका में भारत का जोखिम स्तर अधिक क्यों है, क्योंकि भारत में उच्च सुभेद्यता के साथ साथ प्राकृतिक खतरों जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात का एक्सपोजर बहुत अधिक है। ओहो, ठीक है, ओके बाय, फिर मिलेंगे। हमने यहाँ पर 100 सवाल कर लिए, ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।